नमस्कार श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ और रीजनल न्यूज यूनिट के साथ मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। दोस्तों, हर वर्ष 26 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोध दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना तथा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ सामूहिक प्रयासों को मजबूत करना है। और इसी विषय पर आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसमें हम नशे की बढ़ती चुनौती, इसके सामाजिक प्रभावों तथा रोकथाम में सरकार, समाज और परिवार की भूमिका पर विस्तार से बात करेंगे। और इसीलिए कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर दिलीप कर्माकर जी। तो सर, रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी ईटानगर के टेलीफोनिक इंटरव्यू प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवालों को शुरू करते हुए मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग क्यों मनाया जाता है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं? नमस्कार, मेरा नाम दिलीप गावकर और मैं परिवर्तन में काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे आपने बुलाया, इसलिए मैं आपका पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज ये बहुत बड़ा दिन है एक्चुअली, अगर हम देखने के लिए जाते हैं। जैसे कि आपने पूछा है कि 26 जून जो है वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये जो दिन है वो 1989 यानी कि 1989 से शुरुआत किया गया है। जी सर। ये इसलिए शुरू किया गया है कि इसके मुख्य जो उद्देश्य जो है कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस करना, यानी कि लोगों को जागरूक करना इसके बारे में। जो भी नशा ले रहे हैं तो उसके बारे में जो एविडेंस बेस हम बोलते हैं, यानी कि जो सबूत है जो ट्रीटमेंट में, वैसे सबूत हम लोगों तक पहुंचाए, वो एक उसका उद्देश्य है। दूसरा है कि नशा जब जो भी लेते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन जो बोलते हैं जी, जैसे कि सामाजिक कलंक जैसे हम बोलते हैं, जी बिल्कुल सर, तो वो भी बहुत बढ़ जाता है। तो उसको निपटना भी बहुत जरूरी है। तो उसके वो एक हेतु था कि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी देके और इससे वो जो कलंक है वो कैसे हम निपट सकते हैं ताकि लोग अच्छी तरफ से इसका ट्रीटमेंट भी ले लो, वो एक है। और चौथा और सबसे बड़ा जो है, यानी कि नशा जब हम आज देखते हैं, आज के दिन में अगर देखते हैं, वो हम बहुत बार देखते हैं कि वो एक इंडिविजुअल, एक इंसान का प्रॉब्लम है, ऐसा हम समझते हैं। दूसरा हम समझते हैं कि उससे अगर थोड़ा आगे बढ़ के भी जाते हैं तो लगता है कि चलो एक फैमिली का प्रॉब्लम है। पर मैं तो बोलूंगा ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है। ये एक आज के दिन में मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न, हमारी जो सामाजिक स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा समस्या इसके सामने खड़ी है, चुनौती बन के। और ये सिर्फ एक इंसान या एक फैमिली का प्रॉब्लम ना हो के एक सामाजिक प्रॉब्लम बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। जी जी। तो उसको निपटने के लिए हम चाहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस, सरकार, बेसरकारी जो भी संस्थाएं हैं, वो सब एक साथ में आकर इसको कैसे हम निपटा सकते हैं। हर एक अपना जो भी उनका प्रोग्राम है उसके तहत में जो भी जितना काम कर सकते हैं, हर कोई अगर इसमें 5-10% भी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें हम एक आशा रख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो कम हो सकता है करके। इसलिए एक कोलैबोरेटिवली इसमें काम करने की एक बहुत बड़ी जरूरत है जी। आज के दिन में। सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हमें बताया कि जो नशा करते हैं वो सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं बल्कि फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ये मुद्दा बहुत बड़ा है। सवाल जरूर करूंगा इससे जुड़ी, लेकिन सर मैं उससे पहले आप जानना चाहूंगा कि आप जिन्हें इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि आप परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा ये परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट क्या है और ये क्या करता है? हाँ, परिवर्तन एक्चुअली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जी जी, जो 1991 में महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके सर। तो 2011 में हमने पहला एक प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया था, वो LGBRMH लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ तेजपुर में जो है, जी जी जी, उनके साथ में कोलैबोरेट करके हमने कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन फॉर पर्सन्स विद मेंटल इलनेस, यानी कि जिनको जो मानसिक बीमारी है, तो उनको लेके कम्युनिटी में उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, उसके बारे में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 2011 में जी जी तेजपुर में। तब से यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हमने इसकी काम की शुरुआत की, परिवर्तन संस्था की। परिवर्तन जो संस्था है जो 2 मुद्दों को लेके काम कर रहे हैं। एक जो है मन की बीमारी
ओके दूसरा सर। है नशा की बीमारी। जी जी जी। मैं नशा को नशा की बीमारी बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी एक बीमारी है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं इसको बीमारी समझते नहीं है। जी जी। इसको एक बोलते हैं, एक तो खराब आदत या क्रिमिनल माइंडसेट से देखते हैं, पर ये एक बीमारी है ओके। और जिसका इलाज होता है। जी जी। तो परिवर्तन जैसे कि दो मुद्दों पे काम कर रहे हैं और हम्म। ज्यादा जो परिवर्तन का काम रहा है वो कम्युनिटी बेस्ड। ओके। इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो लोगों को मन का बीमारी या नशा का बीमारी, उनको कम्युनिटी में हम कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओके। जैसे ही हमने देखा कि परिवर्तन का मेन अप्रोच पहले से ही रहा है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी सर्विस जो है जी वो हम रूरल पार्ट्स या जहाँ पे दूर दूर तक इसकी कोई सर्विसेज नहीं है जी। वहां पे हम कैसे लेकर जा सकते हैं, वो हमारा मेन मकसद रहा था। तो हमने देखा कि इवन 2019 में जी पहली बार हमें एक मौका मिला था कि बोमडिला जहाँ पे एक प्रोग्राम करने के लिए, जी जहाँ पे एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए हमें इनविटेशन आया था। जी। तो उसके बाद में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हमने बात करके वहां पे भी बहुत सारे जो लोग हैं मन की बीमारी के रोगी जो हैं, जो तेजपुर आ रहे थे, जो आना जाना उनके लिए बहुत मुसीबत हो रहा था। जी तो वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बोला कि आप लोग यहाँ पे अगर आपका कुछ सर्विसेज शुरू कर सकते हैं जी। तो हमारे लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो हम 2019 से लेकर वहाँ पे हमने काम शुरू किया, यानी कि अरुणाचल में हमने हमारी सर्विसेज एक्सपांड की। जी जी। और 2022 में हमने जैसे कि पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो अरुणाचल में हमने चिंपू ईटानगर में हमने शुरू किया। ओके सर। तो ऐसे इसकी शुरुआत हो गई, यानी कि परिवर्तन की। हाँ, और परिवर्तन का जो अभी नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा काम चल रहा है, जी। तो ओवरऑल प्रोग्राम लीड के हिसाब से मैं काम देख रहा हूँ। ओके सर। सर यस आप लोग क्योंकि आपका इंस्टीट्यूशन ही बोलता है कि नॉट फॉर प्रॉफिटेबल, तो यस मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि आप लोग प्रॉफिट को ना देखते हुए लोगों की मदद करने के लिए खुद आगे आए। और आपने मुझे लग रहा है आपका एक्सपीरियंस जो रहा है स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे आपको हॉस्पिटल से लोग बुलाते हैं और वहाँ पे आपकी सर्विसेज को लेते हैं, तो सर आपको सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लगा जान के कि आप ऐसे अचीवमेंट्स भी पा रहे हैं। पर सर अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो बताया कि जो नशा की बीमारी है वो तो समझ में आता है सर, नशा को हम बीमारी कह सकते हैं, लेकिन जब आप बोलते हो मन की बीमारी सर, तो मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स को आप थोड़ा और इसे एलाबोरेट कर दे कि मन की बीमारी एक्चुअली में होती क्या है। हाँ, ये बहुत आपने सवाल एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछा, जी क्योंकि इसके बारे में एक्चुअली ना, मन जब हम बोलते हैं जी। या माइंड जब बोलते हैं, वो सबके पास तो होता है। एग्जैक्टली सर। और एक इंसान को चलाने के लिए मन के सिवा कुछ है नहीं है जी एक्चुअली। जी। और उसके बारे में ऑलमोस्ट ना बराबर की बात होती है, हाँ जी कहीं सर। पे भी इसके बारे में बात होती नहीं है। हम्म। हम हमारा शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे ही कभी मैं आपको भी पूछूंगा कि आपने कभी मन का ख्याल किया है क्या, मन का केयर किया है क्या आपने, जी या मन का केयर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो शायद आपका भी जवाब शायद ना के बराबर ही आएगा। सर पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है मन का ख्याल रखना। जी जी। राइट। तो जी एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारा जब हम ओवरऑल ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, यानी कि जो एक इंसान बोलते हैं, हाँ जी सर। तो यानी कि इसमें दो पार्ट को हम अगर डिवाइड करते हैं, एक जो रहेगा शरीर हो गया, जी दूसरा हो गया मन हो गया, जी जो ब्रेन माइंड बोलते हैं हम, ये हो गया। जी। तो इसके दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। जैसे कि हमारा जो मन है, यानी कि जो माइंड है, जो हमारे सोच विचार को लेकर, यानी कि अभी मुझे आपको कौन से सवाल का क्या जवाब देना है, हाँ जी या मुझे जो प्लानिंग करने के लिए, यानी कि ये सब हमारा जो रहता है जी। वो माइंड से मैसेज आता है। ओके सर। जी अभी जैसे कि शरीर क्या करता है, जैसे कि शरीर रिस्पॉन्ड कर सकता है, पर जो मैसेज आपकी जो आनी होती है वो मन से आने होते हैं, माइंड से आने होते हैं, जी। ब्रेन से आने होते हैं। हम्म। पर ये क्या होता है कि इसमें मन को हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें लगता है जैसे कि अगर इंसान चलता है तो वो शरीर से चल रहा है, पैर से चल रहा है, कोई बात कर रहा है तो मुंह से बात कर रहा है। बट ये सब इसके पीछे जो वर्क काम हो रहा है ना, जी कब क्या बोलना है, कब कहाँ पे जाना है, मुझे आज पढ़ाई करना है या मुझे आज इंटरव्यू लेना है, जी जी। यानी कि बैक ऑफ द माइंड, यानी कि हमारा ब्रेन जो है ये सब प्रोसेस करता है, एक ट्रांसफार्मर की तरह है वो। ओके
जहाँ पे सब हमारी प्रोसेसिंग वहां से हो जाती है। जी। तो जैसे कि मन तक बीमारी, जैसे आपने मेंशन किया था, जो बोला गया था, जी। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि शरीर जैसे है वैसे मन है। तो इंसान का शरीर बीमार पड़ता है, वो हमें पता है। यस सर। सिंपल सी अगर बात बोलेंगे तो जैसे कि सर्दी, बुखार, खांसी या बाकी अन्य कोई भी बीमार हो सकती है। जी जी। ये शरीर की बीमारी हो गई है। जैसे ही शरीर बीमार पड़ता है वैसे ही मन भी बीमार पड़ता है। ओके। जो बहुत बार हमें पता भी नहीं है ये मन है कहाँ पे, मन की बीमारी क्या है, हम्म। इसके बारे में लोगों को बहुत बार जानकारी नहीं रहती है। जी। तो मन बीमार पड़ता है तो वो हमें कैसे देखना है, इसके बारे में अगर हमें जानना है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा जैसे कि हर दिन जो रहता है, जी। सिंपल अगर मैं बोलूं तो कभी कभी मन हमारा बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी हमारा मन जो रहता है वो उदास रहता है। जी सर, जी बिल्कुल। घर में जैसे कि कभी किसी ने जो हम मन से जैसे सोचते हैं वैसे नहीं हुआ तो फिर से मन उदास होना। ओके, यस सर। तो ये यानी कि एक उदास होना, ये यानी कि जनरली सब कोई हर दिन फेस करते ही हैं। हम्म। सुबह में अगर जैसे कि बहुत फ्रेश एनर्जी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, पर सुबह दोपहर होते होते कुछ ऐसा घटना घटी, जैसे कि आपको कहीं पे जाना था, बहुत बारिश हो गया, नहीं जा पाया, तो मन उदास हो गया। ओके सर, यस तो सर। यानी कि ये मन उदास होना, तो उसके बारे में ये होगा। पर इसकी बीमारी हम किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे लाइफ में कोई ऐसे इवेंट होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि फेलियर होना। अगर जैसे कि आपने एग्जाम दी तो जी जी। पास नहीं हुए। हम्म। अभी आजकल के यंगस्टर्स में जैसे कि अगर हम बोलते हैं लॉ ब्रेकअप, रिलेशनशिप, ये भी बहुत बड़े इश्यूज हो रहे हैं। जी जी। कोई करियर में फेल हो गया है, किसी का जॉब लॉस हो गया है, किसी अपने करीबी इंसान की डेथ हो गई है, या कोई कुछ एक्सीडेंट्स हो गए हैं। यानी कि ये जैसे मुद्दे जब हमारे लाइफ में होते हैं ना, तो जी मन सर। हमारा उदास रहता है। जी। तो मन उदास रहने के बाद इसके लक्षण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि किसी किसी को लगता है कि यानी कि खाना खाने का मन नहीं होना, किसी को अच्छा। नींद में तकलीफ आना, यानी कि नींद नहीं आना, जी जी। किसी को रोने का ऐसा मन करना, किसी के छाती में धब-धब ऐसा होना, ऐसा पल्पिटेशन बढ़ जाना, सांस तेज लेना शुरू हो जाना, हम्म। या कुछ काम जो पहले उनको इंटरेस्ट लगता था वो काम में उनको इंटरेस्ट नहीं लगना, दिलचस्पी नहीं लगना, जी जी। किसी के साथ बात करने के लिए मन नहीं करना, जो पहले बहुत अच्छी तरफ से कुछ काम कर रहे थे वो काम में उनका अभी फिर से मन नहीं लगना। जी जी। ये जो बातें हैं, देखिए ये लक्षण है, ये सिम्टम है, अच्छा। जो कुछ मन की बीमारी हो रहे हैं, ऐसा हम उनसे एक अंदाज लगा सकते हैं। अच्छा। पर जिसको भी ये लक्षण दिखाई दिए, इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसको मन की बीमारी हो गई करके, जी जी। पर ये लक्षण हो सकते हैं। ओके। तो अगर ये लक्षण है तो इसके बाद में जैसे कि हम वो उसका फर्दर प्रोसेस, जैसे कि हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं जी। उनसे हमें कंसल्ट करना है। ओके। हाँ, ये जैसे कि अभी मैंने जो बोली हुई है, यानी कि अगर हम मन का बीमारी भी अगर हम डिवाइड करते हैं ना, जी जी जी। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक रहेगा कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, जी। जो ज्यादातर पाई जाती है, यानी कि कॉमनली पाई जाते हैं, ऐसा इसको बोलते हैं। शायद आपने भी नाम सुना हुआ होगा कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसे लोग बोलते हैं, जी ये सर। बीमारी आती हैं। जी जी जी। दूसरी है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। हम्म। इसमें जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जैसी बीमारी होती है। जी। और इसके जो लक्षण जो होते हैं वो लक्षण है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के, जैसे कि अकेले अकेले में बात करना, जी सर। किसी कोई सामने में है नहीं है बट वो किसी से बात करना, तो या कपड़ा ठीक तरह से नहीं पहनना, कभी अकेले हंसना, अकेले रोना, ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जो बोलते हैं, तो इसके लक्षण हैं। अच्छा। तो अगर ऐसे लक्षण जब हम पाए जाते हैं, यानी कि ये जनरली हमारे जो भी लोग हैं उनको यानी कि वो इजीली रिकॉग्नाइज तो कर पाते हैं जी। कि ऐसे लक्षण तो हो गए हैं, पर ये लक्षण किसके हैं वो किसी को पता नहीं रहता है। ओके। इसलिए इसमें लोग ट्रीटमेंट में बहुत देरी से आते हैं। अच्छा। जी जी जी। कभी कभार लोग बोलते हैं ये तो बहाना कर रहा है, ऐसा करके ये करते हैं। तो जनरली हम क्या चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जी। जब लोगों के पास सही जानकारी रहेगी, तो जैसे मैंने बोला था कि अगर ऐसे कोई लक्षण अगर दिखाई दिए हैं किसी इंसान में, जी, तो उनको कहाँ पे जाना है,
तो वो जैसे हम बोलते हैं इनके जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, जी। काउंसलर्स हो गए, हाँ जी सर। तो उनके पास से हमें सलाह मशवरा करना बहुत जरूरी है कि ये क्या है वो समझने के लिए। हम्म। और अभी आजकल यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि टेलीमानस करके एक हेल्पलाइन शुरू की है। यस सर, यस सर। उसका नंबर है 14416, जहाँ पे 24x7 सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। जी। जो लोग कभी भी इसके बारे में ऐसा कोई कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं तो उनसे फोन करके वो पूछ सकते हैं। जी। और वैसे वो लोगों को जहाँ पे भी वो बोलेंगे कि हाँ आप इनको कोई हॉस्पिटल में दिखाओ, जी। सिविल हॉस्पिटल में दिखाओ या पीएचसी लेवल पे दिखाओ, या आप स्टेट लेवल के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल है वहां पे दिखाओ, तो वैसे हम उनको ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। ओके। ये ओवरऑल मन का बीमारी के बारे में, यानी कि ऐसे बहुत सारी अलग अलग मन की बीमारियां हैं। जी जी तो जी। वो हम शायद और कभी एक दिन उसके बिल्कुल बारे सर, में उस पे भी मुझे, बात कर सकते जी हैं। सर, मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत वास्ट है और इस पे बात कहा जाए तो बहुत लंबा हो सकता है। बहुत। सर, हाँ लेकिन मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने जो टेलीमानस का जो हमें नंबर बताया था, दोबारा हमारे लिसनर्स के लिए एक बार फिर से बता दे। हाँ, ये नंबर है 14416। 16 ना? तो हाँ। मतलब मन की बीमारी से जुड़ी आपको कोई भी इशू लग रही है तो आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। हाँ, मन जी। का हो या नशा का भी हो, ओके। तो इससे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, आपको जी। सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके सर। लास्ट में मैं हमारा ऑफिस का भी एक नंबर में शेयर करूंगा, जो जी। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम भी आपको अच्छी तरफ से जो भी गाइडेंस चाहिए हमसे, जी जी जी। वो हम चाहते हैं कि लोगों को सही जानकारी तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं इसके लिए। ओके ओके सर, जो चिंपू में आपका जो ऑफिस है वहाँ पे ना? हाँ हाँ। जी। ओके सर, कमिंग बैक टू द पॉइंट सर, जैसे मन की बीमारी और नशे की बीमारी, ये तो बहुत वास्ट टॉपिक हो गई। तो अब मैं राइट। इस टॉपिक पे आने से पहले हम बात कर रहे थे सोसाइटी और फैमिली को किस तरह से इफेक्ट करता है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि नशा करना, जैसे आपने बताया बीमारी है, धीरे धीरे उसका लत बढ़ जाता हाँ है, तो ये हाँ। सोसाइटी और फैमिली को किस तरह से इफेक्ट करने लगता है? एक्चुअली देखने के लिए जाते हैं, यानी कि नशा जो है, जी एक तो पहले यानी कि लोग मानते नहीं है नशा एक बीमारी है करके। जी जी। तो हमें लगता है कोई एक आदत है। अगर ये बड़े बड़े सब्सटेंसेस लेना शुरू करते, नशा लेना शुरू करते, जैसे कि हीरोइन, गांजा, चरस, जी तो हमें लगता है, या ब्राउन शुगर, तब हमें लगता है यानी कि ये क्रिमिनल है ऐसा करके, यानी कि क्रिमिनल की तरह ही ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें। जी सर। तो एक्चुअली क्या है, कोई भी नशा, हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार का नशा जो है, जो सब्सटेंस जो हम बोलते हैं, जी। वो नशा को हमें पहले तो नशा बोलना चाहिए। ओके। जी नशा छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आज के दिन में भी अगर हम देखेंगे कि ग्लोबली, इवन हम लाइक बहुत बार लोगों के पास जाते हैं तो बोलते हैं, और ये सबको पता भी है, निकोटीन का प्रमाण जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। अच्छा। चाहे उसमें सिगरेट आता है, टोबैको आता है, ये गुटखा जो आता है, ये सब आता है उसमें। और उसकी वजह से जो है तो उसमें अराउंड 7 मिलियन जो है, यानी कि ऑलमोस्ट 70 लाख लोग पर ईयर जी। इससे डेथ हो रही है। हम्म। और हमारे यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में अगर आप देखेंगे, यानी कि ये घर में बैठकर, बच्चों के सामने बैठकर हम वो कंज्यूम करते हैं। जी तो वो एक तो है, यानी कि, पर अभी हम क्या सोचते हैं कि कोई भी नशा हो, नशा नशा है जी और नशा खराब है, जी जी। वो हमें पहले जानना बहुत जरूरी है। दूसरा बात, ये जब एक बार नशा हम शुरू करते हैं, तो नशा उसी को बोलते हैं जो बार बार करने का मन करना और ज्यादा से ज्यादा करने का मन करना। अच्छा। अगर पकड़ लीजिए, अभी आपने खाना खाया है पेट भर के, जी। उसके आधा घंटा बाद में मैं आपको कितना भी अच्छा खाना खिलाऊं तो आप बोलेंगे नहीं चाहिए ऐसा करके, हम्म। क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है वहां पे। जी जी। पर नशा क्या है, अगर आपने अभी कितना भी नशा अगर लिया हुआ है, अगर आपको एक 5 मिनट के बाद कोई ऑफर कर रहा है तो उसका आप ना नहीं बोलेंगे। जी क्योंकि जी। नशा अच्छा। एक ऐसी यानी कि ये बन जाता है, एक आदत ऐसी बन जाती है कि वो बार बार करे और ज्यादा से ज्यादा करे, अच्छा, तो उसको जरूरत लगने लगता है। जरूरत लगने लगता है। अच्छा जी जी।
तो इसमें भी क्या हो जाता है, जैसे कि अगर हम देखते हैं, ये शुरुआत जो होती है, यानी कि उसकी शुरुआत होने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, पर एक बार उसकी अगर लत लग गई, जी। उसका अगर वो टेस्ट लग गया, तो वो धीरे धीरे होके उसकी वो आदत बन जाती है, हम्म। और वो हर समय यानी कि वो नशा ही करने का वैसे मन करना, ये उनका एक रूटीन बन जाता है। जी। तो जैसे कि शुरुआत तो इंसान एक करता है, यानी कि अकेले में करता है, पकड़ लीजिए एक इंसान कर रहा है, पर वो क्या है, यानी कि हमारे इंडिया में आज कोई भी किसी भी प्रकार का नशा जब हम बोलते हैं, तो वो करने के बाद धीरे धीरे एक तो उनके शरीर के ऊपर तो असर कर ही रहा है, जी। साथ में उनके मन के ऊपर असर कर रहा है। जी सर। यानी कि अगर नशा नहीं मिलने से जैसे कि गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, रेस्टलेसनेस जैसा होना, जी जी। या ड्रग्स अगर लेते हैं तो उनको शरीर में दर्द होना, हम्म। पसीना आ जाना, यानी कि ये लक्षण दिखाई देने शुरू शुरू हो जाते हैं। जी जी। तो यानी कि एक बार जब यानी कि खाना शुरू हो जाता है नशा, जी। तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके ऊपर, जी जी। यानी कि हर समय तो नशा चाहिए चाहिए। अगर वो नशा नहीं खाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, तो उसके शरीर के ऊपर या मन के ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। जी। ये तो शरीर और मन यानी कि वो इंटरनल एक इंसान के ऊपर हो गया। हाँ जी सर। दूसरा असर जो है, वो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा होता है इसमें। नशा लेने के लिए बहुत पैसा खर्च है। कोई अगर कहीं पे काम करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। जी। हालांकि हमारे यहाँ पे एक गलत फहमी है, यानी कि नशा करने के बाद काम करने में मजा आना, ये सब है, यानी कि ये सब झूठ है। जी। ये सब सही नहीं है। हम देख रहे हैं, अभी मुझे भी ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस स्पेशली कम्युनिटी डी एडिक्शन में भी है, जी। जहाँ पे मैं देख रहा हूँ। पहले तो लोग बोलते हैं हम मुझे नशा खाने से ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, पर 1-2 साल 5 साल 10 साल के बाद मैं देख रहा हूँ तो उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तो वो उनको फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। उनका काम जो करते हैं, काम में लॉस हो जाना शुरू हो जाता है, काम में कभी जाना कभी नहीं जाना जी। और कुछ बीमारी शुरू हो जाना, शरीर की बीमारी भी शुरू हो जाना, उसकी वजह से और एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। जी जी। फैमिली में जैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस तरफ से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। जो अगर एक कोई पेरेंट है तो बच्चों का ख्याल उस तरह से नहीं कर पाते हैं, या अगर घर में बच्चा है तो घर में अपने मम्मी पापा को देख के बच्चा लोग सीख जाएंगे। जी जी। नशा करने की वजह से घर में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाते हैं। तो घर का भी ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। जी। तो ये फैमिली का भी बहुत ज्यादा लॉस है। जी जी। अगर फैमिली छोड़ के अगर हम थोड़ा बाहर जाते हैं तो वो हमारे यानी कि एज अ सोसाइटी का भी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जी। नशे से जुड़े हुए एक्सीडेंट तो आपको शायद पता ही है, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं हमारे ऑल ओवर द कंट्री, जी जी। पूरे देश में। प्लस झगड़े वैसे बहुत ज्यादा बढ़ भी रहे हैं, प्लस क्राइम हमारे इसमें वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं शॉकिंगली। यानी कि अभी मैं जब ईटानगर में भी किसी लोगों से भी बात करता हूँ, यानी कि अभी आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा जो क्राइम या चोरी जो हो रहे हैं स्पेशली, जी जी। तो वो बहुत ज्यादा जो चोरी है वो नशे से जुड़ी हुई चोरी अभी सामने आ रहे हैं जी। यानी कि ये हमें एक सबको सोचने की जरूरत है, क्या ये सिर्फ एक इंसान का प्रॉब्लम है या समाज का प्रॉब्लम है। तो मैं बोलूंगा यानी कि ये एक बहुत बड़ा समाज का प्रॉब्लम है, तो हमें सब लोगों को इसमें साथ में आना पड़ेगा। जी जी। और नशे के रियल लाइफ में होने वाले नुकसान वो क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। नशा अच्छा है करके बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर सही में ये अगर अच्छा है तो उसका क्या अच्छा हुआ है या किसको अच्छा हुआ है वो तो कोई बोलते नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है आज तक, कोई प्रूफ नहीं है। जी जी जी। और एविडेंस तो हमारे पास है, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जान गवा बैठे हुए हैं। जी जी। फैमिली में बहुत सारी बीमारी हुए हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, क्राइम हुए हैं, जी, जो एविडेंस हम सबके सामने है। बट वो कभी ना कभी हम थोड़ा नजरअंदाज करते हैं। हमें लगता है हमारे घर में कोई नशा नहीं कर रहा है ना, जी तो जी दूसरों के घर में हमें क्या चिंता करनी है, ऐसा करके हम सोचते जी जी। इसको हम टाल देते हैं।
पर नशा सिर्फ नशा करने वालों को अफेक्ट करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जी जो नशा नहीं करता है, जैसे कि पकड़ लीजिए आप या मैं, जी। कभी रात में अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं यस और सर। अगर किसी को नशा लेना है जी। और उनको पास पैसा नहीं है, तो वो कभी हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। इसका हम ख्याल कभी करते नहीं है, ओ तो जी वो जी भी हमें करना बहुत जरूरी है। जी जी। अच्छा सर, ये तो बहुत वास्ट टॉपिक होती है सर, सच में। जैसे हम बात करते हैं नशे की लत की, तब यहाँ पे यूजुअली युवा आ जाते हाँ, हैं, तो उनके राइट, हेल्थ, एजुकेशन और फ्यूचर को तो वो खुद डिस्ट्रॉय करते ही है। ये तो हमें बराबर। पता है और उनको शायद समझना में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सर इसमें जो हमारे राज्य सरकार होते हैं और जो नागरिक हाँ, होते हैं, उनकी क्या हाँ। क्या भूमिका होनी चाहिए? देखो, अगर आप अगर बोलेंगे कि हमें ये नशा से निपटने के लिए अगर किसका रोल और कैसे होना चाहिए अगर बोलेंगे, तो जी मैं इसमें बोलूंगा, जितने भी यानी कि सरकार तो ऑफ कोर्स यानी कि हैं, जो हमारे सेंट्रल लेवल से, स्टेट लेवल या सेंट्रल से जी कुछ पॉलिसी या जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज चाहिए उसका तो अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। जी दूसरा जो है, जो हमारे यानी कि सब सिविलियंस में बोलूंगा, यानी कि हर एक की जिम्मेदारी है जी ये नशा से निपटने के लिए। अगर हम एक पिरामिड अगर देखेंगे, तो उसमें अगर हम सबसे नीचे का स्तर देखेंगे, जैसे कि ज्यादा जो लोग हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो नशा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो मिक्स्ड पॉपुलेशन है हमारा। जी जी तो मिक्स पॉपुलेशन में देखेंगे तो ज्यादा तो लोग तो कोई नशा तो नहीं ले रहे हैं। जी तो जो नशा नहीं ले रहे हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, वो नशा ना ले, उसके लिए हमें सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए जी कि नशा के होने वाले परिणाम क्या हो सकते हैं। जी सर। और उसके बाद में अगर वो कोई भी बाय चॉइस अगर कुछ करते हैं तो वो उनकी मर्जी से करेंगे। ओके ओके। पर जो भी लोग फंसे हुए हैं तो उनको इसके बारे में पता नहीं है, उनको तो मैं सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जी अगर हम आज टीवी पर भी देखते हैं, अगर कोई एड देखते हैं या आप सोशल मीडिया मोबाइल देखते हैं, जहां पे भी देखेंगे तो वहां पे हमारे जो सेलिब्रिटी हम मानते हैं या आइडल मानते हैं, जी जी तो वो एड जो करते हैं, तो ये जो इसका असर है, यानी कि जो पब्लिसिटी कर रहे हैं लोगों को कंज्यूम करने के लिए ही कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई ऐसे फैक्टर हैं जो लोगों को प्रोमोट कर रहे हैं कि आप कोई ना कोई तो सब्सटेंस करो ऐसा करके। जी जी पर सब्सटेंस ना करो ऐसा करके बोलने वाले हमारे पास बहुत ही कम ऐसे कोई ऐड रहेंगे, या अगर कोई जो जैसे कि हमारी जैसी संस्थाएं या बाकी जो संस्थाएं बहुत कम होंगी जी जो लोगों तक जाए, उनको समझाए कि नशा नहीं करना है ऐसा करके। जी जी तो एक तो हमें पहले ही यानी कि कोई भी नशा छूने के पहले उनको वहां से रोकना हमें बहुत जरूरी है। जी दूसरा ये है कि जो लोग फॉर एग्जाम्पल जो नशा कर रहे हैं, जैसे कि कोई पेरेंट्स भी अगर नशा कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो उनके घर में भी बच्चों के सामने ना करे। जी 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 और नशा भी वो लोगों को समझना जरूरी है कि ये नशा एक बीमारी है, तो इसका मैं इलाज करके मैं ठीक हो जाऊंगा, हम्म। या उनको ठीक करने के लिए हमें वो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे जी कि परिवर्तन जैसी संस्था है जो नशा कर रहे हैं उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जी हम जैसी संस्थाएं हैं जो नशा के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो उन जैसी संस्थाओं का इसमें जिम्मेदारी रहेगी। जी। हाँ हाँ लेकिन सर हाँ आपने अभी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बोली जो मैं मेरे लिसनर्स के लिए भी दोहराना चाहूँगा। जैसे हाँ आपने बोला कि घर में, फैमिली में नशा नहीं करना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो शराब के दुकान में भेजते हैं, जो तंबाकू खरीदने को भेजते हैं, ये भी तो एक तरह से राइट, गलती है, हाँ राइट? जी। हाँ तो सर ये सब इन पे हमें इम्पोर्टेंटली ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो। लेकिन सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बॉर्डर एरियाज में ज़्यादातर ये ट्रैफिकिंग की चुनौतियाँ क्यों ज़्यादा बढ़ जाती है? जैसे आपने बोला था सरकार का हो या बाकी इसका। ओके अच्छा, जी जी अब भी अगर हम तीन जो इंस्टीट्यूट हैं, तीन इंस्टीट्यूट जो हैं, जी जैसे कि हो गया एक तो लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि उसमें कानून व्यवस्था आती है, जी पुलिस आते हैं, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूशन हैं जो रिहेबिलिटेशन या कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी ये तीन लोग अगर साथ में आकर काम करते हैं ना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ओके सर। पुलिस का रोल रहेगा सप्लाई कम करो। हम बहुत बार न्यूज में देखते हैं सप्लाई
तो कम करने के लिए पुलिस कोशिश कर रहे हैं। जी जी। पर बाकी जो जैसे कि अगर कोई किसी को नशा नहीं मिल रहा है तो उनको रिहेबिलिटेट या सर्विस कैसे प्रोवाइड की, तो जैसे कि सरकार या जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या जो रिहेब सेंटर चला रहे हैं उनको साथ में आना बहुत जरूरी है। और इसके एनडीपीएस एक्ट के तहत उनको जो भी पनिशमेंट है वो स्ट्रिक्ट और सिवियर पनिशमेंट हो जाएगा, तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव जरूर आएगा। जी बिल्कुल सर। दूसरा सवाल का जैसे आपने बोले थे बॉर्डर स्टेट्स में ये ज्यादा इश्यूज हो रहा है जी। अभी जैसे कि हम इवन पंजाब में भी काम कर रहे हैं, जो पंजाब के बारे में हमने बहुत पहले सब लोगों ने सुना हुआ था, पंजाब में बहुत ज्यादा नशा चल रहा है जी। तो वैसे ही अगर आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, अरुणाचल से लेकर जम्मू एंड कश्मीर हो या पंजाब, तो जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज हैं वहां से इसकी तस्करी ज्यादा हो रही है। जो अगर हम देखते हैं तो बॉर्डर एरिया से यानी कि वो अलग अलग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके इसका सप्लाई ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी अगर देखेंगे, ये जो हमें पता है कि स्पेशली यानी कि म्यांमार उस साइड पे हम बोलते हैं जो गोल्डन ट्रायंगल जो बोलते हैं जी, जहां से ये नशा का सप्लाई आ रहा है, यानी कि इलीगली आ रहे हैं जी, जी। तो उसकी वजह से ये जो हमारा जो टारगेट भी है वो यूथ है, यंगस्टर्स हैं। तो यंगस्टर्स को एक तरह का यानी कि अगर एक बार नशा लग गया पकड़ लीजिए तो इसमें बाहर आना बहुत ही बड़ी चुनौती है जी। और जो भी इंटरनेशनल माफिया पकड़ लीजिए इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि ये बहुत बड़ा आज के दिन में मैं बोलूंगा ये बहुत बड़ा इशू है कि इंटरनेशनल जो भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं हमारे, वहां पे नशा के प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं जी। ये हमारे जो आने वाले कल के फ्यूचर हम बोलते हैं, जो आज के युवा हैं जी, तो वो धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं जी जी। तो ये हमें यानी कि सोचने पे मजबूर करने वाली बात है एक्चुअली, कि हमें यहाँ से आगे के हमारे जो युवा हैं उनको हमें कैसे रोक सकते हैं। जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी हैं, जो जहाँ से भी तस्करी हो रही है इसकी जी, तो इसको रोकने के लिए यानी कि कड़ी से कड़ी यानी कि कैसे हम नियम या कानून व्यवस्था या उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे ले सकते हैं जी। तो इसके ऊपर भी आज काम करना बहुत ही जरूरी है। अगर आज काम नहीं करेंगे, मैं आपके सामने बोल रहा, आने वाला जो नेक्स्ट 5 to 10 years है इतना खराब कंडीशन होने वाला है, यानी कि हम बोल नहीं सकते हैं, ऐसा कंडीशन खराब हो रहा है। ओके हमारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी है बहुत वास्ट, तो काफी सारी बातें यूं ही निकल जाती है, लेकिन सर समय की कमी होने की वजह से मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूँ। सर प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने चिंपू में जो आपका ऑफिस है डी एडिक्शन सेंटर का, उसका नंबर शेयर करें और आपके तरफ से हमारे यूथ्स को, हमारे जनता को, जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उनको एक मैसेज जरूर दें। ओके तो अभी जैसे कि हमारा जो चिंपू में जो सेंटर है जहाँ पे भी हम एक हेल्पलाइन चला रहे हैं, यानी कि वो कभी भी आप उसमें फोन कर सकते हैं जी। वो हमारे एक्चुअली वहाँ के जो इंचार्ज हैं पूर्णा पावे करके, उनका ही नंबर है वो। ओके सर। और वो नंबर है 70022555411। तो मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ जी। बिल्कुल सर। 70022555411 जी, ये नंबर है। ये नंबर पे आप कभी भी 9 से 5 बजे तक फोन कर सकते हैं जी जी। अगर कुछ मिस कॉल भी अगर आ गए हैं तो आपको कॉल बैक इस पे जरूर आ जाएगा। दूसरा मेरा युवाओं के लिए यही बोलना है कि जैसे कि बहुत बार मैं अभी युवाओं के साथ काम कर रहा हूँ, हम पूरे अरुणाचल में एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने हैं 10 से 12 कॉलेजेस में हम काम करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं और ये 2 मुद्दों को लेकर ही हम काम करने के लिए आगे बढ़े हैं, मन का बीमारी या नशे से कैसे हम दूर रह सकते हैं इसके ऊपर जी। तो आज के युवाओं के लिए मेरा इतना ही संदेश रहेगा कि जिंदगी में जो है, यानी कि जिंदगी तो बहुत ही अच्छी है जी, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल जी, तो इसको और ब्यूटीफुल करने के लिए नशा का सेवन कभी भी नहीं करना है। बहुत ऐसे लोग हैं या बहुत ऐसे सिस्टम हैं जहाँ पे यानी कि नशा को प्रमोट करेंगे, पर वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हर एक इंसान की जिम्मेदारी रहेगी कि चाहे कोई भी अच्छा बुरा क्यों ना हो या कोई भी अगर आके हमें बोलते भी हैं अगर नशा करने के लिए, तो जो भी नशा है, जो हमें समझ में आता है नशा है, तो उससे हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है, अपनाना नहीं है जी। दूसरी बात, अगर कोई भी हमारे युवा आज के दिन में अगर इसमें अगर फंसे हुए भी हैं
तो आप हमारे जो दिए हुए नंबर या जो मैंने टेलीमानस का नंबर शेयर किया हुआ था जी उनसे सही जानकारी लेकर आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करो एक और अपना जो कीमती जीवन है, लाइफ है, जी तो उसको और सुनहरा बनाने की आप कोशिश कर देना। और हम हमारी तरफ से परिवर्तन की तरफ से स्पेशली हम हमेशा ही तैयार रहेंगे। जी जिसको जो हम बोलते हैं काउंसलिंग या बाकी मोरल सपोर्ट की जब भी जरूरत पड़े, आप हमें कभी भी बेझिझक फोन कर सकते हैं। जी हम आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे। नशा से यानी कि ना हम नशा किसी को देंगे भी और ना खुद अपनाएंगे। जी अगर हम डिसाइड करेंगे तो हमारा जो आने वाला फ्यूचर जो है, जो यंगर जनरेशन है, वो अच्छी तरफ से अपना जो लाइफ को और ब्राइट बनाने के लिए काम कर सकते हैं। जी और जैसे मैंने बोला है, लाइफ इज ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल। वो कैसे ब्यूटीफुल बनाना ये हम लोगों के ऊपर में है। कभी ऊपर नीचे अभी अगर कभी हो गए हैं तो बेझिझक आप हेल्प सीख करो। हेल्प सीकिंग इज एक्चुअली स्ट्रेंथ एंड नॉट अ वीकनेस। वो बोल के मैं खत्म करूंगा। ओके सर, आप आज हमसे जुड़े और इतनी सारी जानकारी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर सर। जी, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, उम्मीद है कि कार्यक्रम से आपको बेहद फायदा हुआ होगा। आइए हम सब मिलकर नशे से दूर रहें और नशे की लत को दूर करें। फिलहाल मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत। नमस्कार।